हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और अपने स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम कि एनसीईआरटी मल्हार बुक कर रहे हैं और उसके 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज हम 8वां चैप्टर कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है सत्रिया और बिहू नृत्य। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत एक विशाल देश है। इसकी रंग बिरंगी, सुंदर, प्राचीन और जीवन से भरी संस्कृति पूरी दुनिया में अनोखी है। भारत के प्रत्येक स्थान का नृत्य, संगीत, कला, खान पान, भाषा, पहनावा, रहन सहन के तरीके सब कुछ इतना मोहक है कि पूरी दुनिया से भारत की ओर खींचे चले आते हैं। पूरी दुनिया से लोग भारत की ओर खींचे चले आते हैं। इस पाठ में एक परिवार एक दूसरे देश से भारत में आया। आइए पढ़ते हैं कि वे कौन है, भारत में कहाँ से आए। ठीक है, तो यहाँ पर ये पाठ है जो सत्रिया और बिहू। इसमें लंदन से आते हैं एक परिवार और उसके बारे फिर वो परिवार क्या क्या देखता है, जो भी रीति रिवाज नृत्य देखता है उनके बारे में इस पाठ के अंदर बताया गया है। तो एंजेला लंदन के जाने माने इलाके केंजिंगटन में रहती है। यहाँ पर एक एंजेला है जो लंदन के जाने माने इलाके केंजिंगटन में रहती है। उसका स्कूल घर से दूर नहीं था, तो मतलब उसका क्या है कि स्कूल घर के पास था। उसका कोई सगा भाई बहन भी नहीं था। उसे जेम्स और कीरा नाम के दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। वे सब आपस में मिलकर कई काल्पनिक खेल खेला करते थे। उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनने में मजा आता था जिसमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो। ठीक है, जो एंजेला थी वो क्या करती थी, काल्पनिक कहानियां खेला करती थी। जिस कहानियों का पात्र उन कहानियों का पात्र बनने में उसको क्या था, मजा आता था। जिस वो और कैसी कहानी खेलती थी जिनमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो। एंजेला को हर उस कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताजमहल, एफिल टावर और कोलोजियम की यात्रा पर जाना हो। ठीक है, तो वो काल्पनिक कहानियां खेलती रहती थी। उसे बहुत बहुत अंदाजा नहीं था कि जल्दी ही यात्राओं में से उसकी ये कहानी सच साबित होने वाली है। एंजेला की माँ, जो एंजेला थी उसकी माँ का नाम है एलेसेंड्रा, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। जो उसकी माँ थी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाती थी, तो उसकी निर्माता थी। उन्हें लंदन की ब्रिटिश अकादमी से असम नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद दी गई। तो उनको क्या हुआ कि लंदन जो ब्रिटिश सरकार की अकेडमी है, जो भारत के असम नृत्य परंपरा है, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मतलब पैसे की मदद दी गई। पेचीदा बात यह थी कि इस समय उनके पास इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 महीने का समय था। जो एंजेला की माँ है उसको जो असम में डॉक्यूमेंट्री बनानी थी उसके लिए उसके पास सिर्फ 1 ही महीने का समय था। उन्हें एंजेला के स्कूल से बात की वसंत की छुट्टियों में 1 हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति ले ली, जिससे एंजेला और उसके पिता ब्रायन भी उनके साथ जा सके। तो उसकी क्या करती है एंजेला की माँ, बसंत की छुट्टियां उसके स्कूल से एंजेला के स्कूल से ले लेती हैं और उसके पिता ब्रायन भी उसके साथ जा सके। एंजेला बहुत जल्दबाजी में बनाई गई इस यात्रा की योजना से हैरान थी, पर उसकी माँ समय से यह काम पूरा कर सके इसलिए वो सभी जल्दी ही तैयार हो गए। जब तक एंजेला कुछ समझ पाई तब तक वह लंदन से दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। यात्रा के दौरान माँ ने एंजेला को असम की खूबसूरती के बारे में बातें की। उसकी माँ असम के बारे में उसकी बेटी को बताती है एंजेला को। असम भारत के पूर्ववर्ती क्षेत्र में है। असम आप सभी जानते हैं कहाँ पर है, भारत के उत्तर पूर्व में है, जिससे अपने वन्य जीव, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ असम में नृत्य का भी एक समृद्ध परंपरा है। तो असम के एक नृत्य के बारे में अपनी बेटी को बताती है। अलेसेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री का केंद्र असम के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था। जो डॉक्यूमेंट्री है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जो अलेसेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री है वो किस विषय पर थी, असम के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था। वे जब यहाँ आ रहे थे तब अप्रैल का महीना था। तो किस महीने में आते हैं वो, जो एंजेला है उसकी माँ अप्रैल महीने में आते हैं, चल रहा था। इस समय नए साल का वक्त होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि जो असम है ना उसमें नए साल का महीना कौन सा हो सकता है, अप्रैल का महीना को नया साल मनाया जाता है। बसंत के आने की खुशी में वे सभी एक त्योहार मनाते हैं जिसे बिहू कहा जाता है। वैसे भी हम जानते हैं कि असम का जो नृत्य है वो बिहू है, तो बसंत आने की खुशी में मनाया जाता है। एंजेला उसी रात को इसे देखने जाने वाली थी। जो एंजेला है उसी रात को इस बसंत जो बिहू नृत्य इसको देखने जाने वाली थी। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम एक गांव में मलंग में गए। कहाँ पर गए वो नृत्य देखने के लिए, गांव मलंग में गए। वहां गांव पहुंचने पर माँ ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। तो उसकी माँ बताती है एंजेला को जो बिहू है वो क्या है, कृषि आधारित त्योहार है। भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसानों का है। असम में बिहू
साल में 3 बार मनाया जाता है। यहाँ से आपको क्या पता चला, जो असम वो बिहू नृत्य है वो असम में 3 बार मनाया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कितनी बार मनाया जा सकता है? 3 बार मनाया जा सकता है। सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं तो एक जब मनाया जाता है, फिर जब वे उसे धान रोपते हैं, मतलब धान मतलब फसल को लगाते हैं, और फिर तब जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है, जब फसल पक जाती है, जब मनाते हैं। तीनों बार असम में बिहू नृत्य मनाया जाता है। एंजेला कार से उतरी, वहां आसपास उत्सव जैसा माहौल देखकर वह हतबद्ध थी, तो मतलब अचंभित थी वहां एकदम से वहां का माहौल देखकर। वहां एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था, वहां लोगों से भरी हुई थी, वह जगह लोगों से भरी हुई थी। एंजेला ने एक पेड़ के नीचे एक साथ इतने लोगों को पहली बार कभी नहीं देखा। वहां खुले आसमान के बीच लोगों के बीच बैठकर उसे ऐसे लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो, या क्या वह उस वक्त किसी सपनों की दुनिया में हो। यहाँ पर एंजेला अपना एक्सपीरियंस बता रही है, उसे ऐसे लग रहा था जैसे वह टाइम मशीन के साथ किसी सपनों की दुनिया में आकर बैठ गई हो, या क्या वह इस वक्त सपनों की दुनिया में हो। वह मंत्रमुग्ध होकर वहां लड़के लड़कियों को बसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करते देख रही थी। एंजेला को इस बात पर ध्यान दिया कि लड़कों ने वाद्य यंत्र ले रखा था, जो बजाने वाले यंत्र होते हैं वो लड़कों ने ले रखा था, और लड़कियों ने लाल रंग और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहन रखी थी। तो लड़कियों ने कैसी ड्रेस पहन रखी थी? लाल और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहन रखी थी, जो असम में पहनी जाती है बहु नृत्य पर। वे काफी रंगीन और मस्त लग रहे थे। उनका हिलना डुलना, शरीर हाथ पैर हलचल से समझ आ रहा था कि वे मौज मस्ती में नृत्य में खोए हुए हैं। उनकी इच्छा हुई कि वह भी अपने घर पर बसंत के आगमन पर ऐसे नृत्य करे। यहाँ पर एंजेला के मन में भी इतना उत्साह हो जाता है कि बसंत आने पर वो भी अपने घर में ऐसे ही नृत्य करे जैसे यहाँ पर ये कर रहे थे। तो बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का भी पूरा आनंद लिया। जब वे वापस लौटे तब माँ ने एंजेला से पूछा कि उसे बिहू कैसा लगा। यहाँ पर उसकी माँ एंजेला से पूछ रही है। एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसे अच्छा लगा कि इस उत्सव और नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है। तो एंजेला में कई तरह के विचार चल रहे थे कि अच्छा लगा कि यह उत्सव और नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है। उसे माँ से पूछा, क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों पर ही होते हैं? वो अपनी माँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि माँ, क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों पर ही होते हैं? माँ ने बताया, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। खासतौर पर भारत में बहुआयत ऐसा होता है, भारत में बहुत ज्यादा ऐसा होता है। असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर वसंत आगमन तक जुड़ा हुआ है। कई बार ये पैसेज आपको दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये किस चैप्टर से है, तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा अच्छे से देख लेना। एंजेला की मां अगले दिन कुछ डॉक्यूमेंट्री के तथ्य जुटाने और साक्षात्कार लेने में व्यस्त रही। एंजेला ने काफी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया। वह महसूस किया कि लंदन के जीवन से यहाँ सब कुछ कितना अलग है। उसे अपनी माँ पर गर्व हुआ कि वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह हैं। उनको अपनी माँ पर प्राउड फील होता है कि मेरी माँ तो एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह है, जो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सारी चीजें एक साथ दिखा देती है। अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए। पहले तो वो असम के मतलब गांव में जाते हैं, उसके बाद वो अगले दिन कहाँ जाते हैं? उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए, जहां सभी स्त्रों अर्थात मठों पीठ में जाते हैं। और उसके बाद कहाँ जाते हैं? वो स्त्रों अथवा पीठ में मठों के पीठ में जाते हैं। वे एक स्तर के पास रहने के लिए जाने वाले थे और सत्रीय नृत्य का फिल्मांकन करने वाले थे। जब तक दक्षिणापथ स्तर पहुंचे, वहां उनकी मुलाकात रीना सेन से हुई। जब वो दक्षिणापथ पहुंचे तो वहां पर उनकी मुलाकात रीना सेन से हुई, जो असम की एक जानी मानी लेखिका है। उस हफ्ते उन लोगों को रीना सेन के घर पर ही रुकना था। रीना आंटी की एक बिटिया थी। उसकी बिटिया का नाम क्या था? उसकी बिटिया का नाम था अन्नू और एंजल। अन्नू और एंजल ने तुरंत एक दूसरे को देखकर देखा, और दोनों एक ही उम्र 10 साल थी। दोनों की क्या थी उम्र? 10 साल की। 10 साल की अन्नू थी, 10 साल की एंजल थी। और यहाँ पर वो दृश्य दिखाया गया है दक्षिणापथ स्तर का सैंक्टोरियम माजुली में। दोनों की उम्र क्या थी? 10 साल थी। दोनों ने अंग्रेजी में बातचीत शुरू की। अन्नू
दोनों ने किस भाषा में बातचीत की? अंग्रेजी में, अपने याद रखना है। अनु ने एंजेला को किस असमिया शब्द भी सिखाए? कुछ असमिया शब्द भी सिखाए अनु ने एंजेला को। एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे, जो थोड़े अलग तरह के खिलौने थे। गुड़िया, लकड़ी के खिलौने और नारियल की जटा से बने घर थे। क्या क्या थे अलग तरह के खिलौने थे उनके? क्या थी? गुड़िया लकड़ी के खिलौने से बनी हुई थी और नारियल की जटा से बने घर थे। कितने अनोखे खिलौने, उसे लंदन में ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे थे। अन्नू का पसंदीदा खिलौना लकड़ी का बना तीर कमान था। जो अन्नू है ना, उसका पसंदीदा खिलौना क्या था? लकड़ी का बना तीर कमान था, जिसे लेकर उसे राम बनना बहुत अच्छा लगता है। वो क्या करती थी? जो तीर कमान लेकर अन्नू क्या बनती थी? राम बनना बहुत अच्छा लगता था। एंजेला उसका विरोधी बनी। एंजेला क्या बनी? विरोधी। विरोधी में कौन था? रावण। शक्तिशाली रावण बन गई। वे एक साथ खेल रहे थे। उस कूद फांद और लड़ाई का कोई अंत नहीं था। दोनों क्या कर रही थी? आपस में मस्ती कर रही थी। एक राम बनी हुई थी और एक रावण बनी हुई थी। एंजेला और अन्नू ने देखा कि एलेसेंड्रा वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधनों का फिल्मांकन कर रही है। वह एंजेला क्या देखती है कि उसकी माँ किसका फिल्मांकन कर रही है? एलेसेंड्रा के वैष्णव मठ सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधुओं का। एंजेला आश्चर्य से सोच रही थी कि क्या शास्त्रीय नृत्य सिर्फ लड़के और पुरुषों के लिए होता है? यहाँ पर एंजेला सोचती है, यहाँ पर जो भी शास्त्रीय नृत्य कर रहे हैं क्या लड़के और पुरुष ही करते हैं? एंजेला और अन्नू सोच ही रहे थे कि काश वे इस युवा साधुओं की तरह गा सकते, नृत्य कर सकते और छंदम युद्ध लड़ सकते। माँ ने एंजेला को बताया कि 20वीं शताब्दी के मध्य कुछ साधु मठों से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को शास्त्रीय नृत्य सिखाते थे। जब 20वीं शताब्दी थी, माँ ने एंजेला को बताया कि जो कुछ साधु थे मठ के, वो बाहर आकर शास्त्रीय नृत्य सिखाने लगे। शुरू में ऐसे साधुओं का मठों से निकाल, जिन्होंने बाहर आकर नृत्य सिखाया था, उनको मठों से बाहर निकाल दिया। लेकिन आधुनिक दौर में महिलाएं शास्त्रीय कलाकारों के लिए मंच नृत्य करना आम बात हो गई है। भी पहले नहीं कर सकती थी महिलाएं शास्त्रीय नृत्य, पर आधुनिक जो आज का समय है वहां पर महिलाओं के लिए नृत्य करना आम बात हो गई है। उस रात माँ महिला शास्त्रीय नृत्यांगनाओं का फिल्मांकन करने वाली थी। जो एंजेला है उसकी माँ क्या करने वाली थी? जो शास्त्रीय नृत्य करती है ना स्त्रियां, उनका फिल्मांकन करने वाली थी। एंजेला बहुत उत्साहित थी। उसने रीना आंटी से आग्रह किया कि वो अन्नू को भी जो शास्त्रीय नृत्य है महिला नृत्य देखने के लिए साथ आने दे। आंटी ने स्वीकृति दे दी और उस रात अन्नू एंजेला शास्त्रीय नृत्य देखने गई, जिसमें भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल जय विजय की कहानी थी। तो दोनों साथ चली जाती हैं। और तो उस दिन जो शास्त्रीय नृत्य थी उसकी कहानी क्या थी? विष्णु के 2 द्वारपाल जय विजय की कहानी थी। पर्दा उठा और एंजेला ने देखा कि सफेद पगड़ी नुमा टोपी में 2 महिलाएं नृत्य और नाटक की शैली में कमाल का अभिनय कर रही हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उन दोनों ने देखा कि किस तरह जय विजय ने बड़े ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिए, क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे। वे ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने जय विजय को असुर बनने का श्राप दे दिया। क्या दे दिया? असुर बनने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु की जब नींद टूटी तो उन्हें अपने द्वारपालों को बचाने के लिए आना पड़ा। ठीक है, तो द्वार बचाने के लिए आना पड़ा। तब उन्होंने वचन दिया कि वे जय विजय को मारकर उन्हें श्राप से मुक्ति से बचा लेंगे। ठीक है, उन्होंने वचन दिया कि वे जय विजय को मारकर उन्हें श्राप से मुक्ति से बचा लेंगे। बाद में जय विजय को दोबारा भगवान विष्णु ने द्वारपाल बने। ठीक है, एंजेला की यह कहानी नाटकीय और दिलचस्प लगी। उसको ये क्या हुआ? कहानी बहुत ही दिलचस्प लगी। क्षत्रिय महिलाएं नृत्यांगनाओं ने जिस प्रकार शक्ति, बल और आकर्षक प्रदर्शन किया वह अद्भुत था। एंजेला को लगा कि उन महिला कलाकारों की प्रस्तुति क्षत्रिय नृत्य करने वाले पुरुष कलाकारों से भी बेहतर है। उनको जो नृत्य किया था उनको वो पुरुषों से भी अच्छी लगी। इसके बाद के दिनों में अन्नू और एंजेला के ख्यालों में बस शास्त्रीय नृत्य ही घूम रहा था। उन दोनों ने स्वर्ग के द्वारपाल जय विजय की तरह हथियार और तलवार चलाते हुए नृत्य किया। जब उन दोनों ने वो नृत्य देखा तो दोनों के माइंड में हर समय वही घूम रहा था। तो वो उनकी तरह नृत्य करके आपस में दोनों देखती थी, अन्नू और एंजेला। एलेसेंड्रा बच्चों की इस उत्सुकता को समझ गई और वे उन्हें शास्त्रीय कलाकारों से होने वाले साक्षात्कार में साथ ले गई। जब उसकी मां ने दोनों का इंटरव्यू लिया तो वो दोनों बच्चों को साथ ले गई। एंजेला और अन्नू बहुत खुश थी। उन नृत्यांगनाओं के नाम थे प्रिया और रीता। क्या नाम थे उन दोनों को जिन्होंने जय विजय की कहानी पर नृत्य किया था, शास्त्रीय नृत्य किया था? प्रिया और रीता। वे लड़कियों को सत्रिय और बिहू की खूबसूरत मुद्राएं और बारीकियां सिखा रही थी। वो लड़कियों को बता रही थी, अन्नू और सत्रिय को, जो खूबसूरत मुद्राएं होती हैं तो उनकी बारीकियां सिखा रही थी। एंजेला अत्यधिक प्रसन्न थी। वापस लौटने के बाद वह चलने, खाना खाने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य करती रहती थी।
वापस लंदन जाने के बाद वह उन सभी रिकॉर्डिंग को देखती रही। तो इसके बाद एंजेला मतलब लंदन चली जाती है और हर वक्त उनकी वीडियो देख देख के ऐसे ही नृत्य करती थी। जब उसकी मां ने जो उसकी मां ने रिकॉर्ड की थी, पूरे उत्साह के साथ वह असम की समृद्ध नृत्य परंपरा को याद करती रही। रंग बिरंगा, सत्रिय और आनंदित करने वाला बिहू। माँ उसकी गहरी रुचि को समझ गई और अपने पापा के साथ मिलकर एंजेला के लिए असमी नृत्य का एक शानदार योजना तैयार की। उसकी माँ क्या करती है, उसके लिए एक असमी नृत्य का शानदार योजना तैयार करती है। एंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा में स्वयं किए गए नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ प्रदर्शन किया। जो स्वयं किए गए नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ खुद भी प्रदर्शन किया उसने कक्षा में। उसके सहपाठियों और शिक्षकों को यह बहुत पसंद आया। एंजेला इस बात पर बहुत रोमांचित थी कि यह असम के खूबसूरत नृत्यों की झलक उन सभी को दिखा पाई। उससे बहुत अच्छा लगा। माँ हर बार ऐसे ही अच्छा लगता होगा जब वे कोई फिल्म बनाती होगी। अब एंजेला के पास अपने लिए असम नृत्यों, बिहू और सत्रिय के साथ साथ अपना खुद का मनोरंजन था। ठीक है, जो ये पाठ है, इसकी लेखिका क्या नाम है, जया मेहता, और इस पाठ का जो अनुवादक है उसका नाम है शिवेंद्र कुमार। ठीक है, अब हम लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं। लेखिका का परिचय। जया मेहता इसकी लेखिका है, जो खुद क्या है, एक नृत्यांगना है, नृत्य करने वाली है, लेखिका है, शिक्षिका है और आप जैसे बच्चों के मित्र भी है। इसलिए वे इतनी सरलता से आपके लिए भारतीय नृत्यों की सुंदरता और बारीकियों के शब्दों में पिरो लेती है। इनका जन्म 1977 में हुआ। यह पाठ उनकी भारतीय नृत्यों से जुड़ी एक पुस्तक, जो उनकी पुस्तक है ना जया मेहता की, उनकी पुस्तक नृत्य कथा से लिया गया है। कौन सी पुस्तक से लिया गया है, नृत्य कथा से लिया गया है, और जिसका हिंदी अनुवाद शिवेंद्र कुमार ने और चित्रांकन सुरुबा नतालिया ने किया। जया मेहता स्वयं भी ओडिसी नृत्य में परंपरागत है और कई वर्षों से विदेश की नृत्य प्रस्तुति दे रही है। तो आप देखते होंगे कि हमने ये चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। कुल मिलाकर कहें तो इस चैप्टर की कंक्लूजन यही निकलती है कि भारत का जो असम का जो मतलब रहन सहन है, नृत्य है, संगीत है और जो त्योहार है उसके बारे में बताया गया है कि कैसे वहाँ पर कि कब जो बिहू नृत्य है वो कब मनाया जाता है, और साल अप्रैल महीने में मनाया जाता है, और जो इसमें कब मनाया जाता है, साल में 3 बार मनाया जाता है। जब फसल एक तो वसंत आने पर मनाया जाता है और एक फसलों के पर मनाया जाता है। साल में 3 बार इस प्रकार से मनाया जाता है, जब फसल की बुआई होती है और जब फसल की मतलब लगाते हैं, रोपते हैं तब, और जब फसल को काटते हैं तब। तो कुल मिलाकर बस यही निकलता है कि असम के बिहू नृत्य का और शास्त्रीय नृत्य, बिहू त्योहार और शास्त्रीय नृत्य का इस पाठ में सुंदर वर्णन किया गया है एंजेला के माध्यम से। ठीक है, आपको उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो इसके